नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2 चरणों में चले बजट सत्र के बाद विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बजट सत्र के दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने हलकों के मुद्दों को उठाया है और कई विधायी कार्य हुए हैं। इसमें संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए मकोका की तर्ज पे हरकूका कानून लाया गया है। इसका बिल भी पारित हुआ है। वहीं हिमाचल की तरफ से पास किए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र रखा है। केंद्र सरकार से इस पर हस्तक्षेप की मांग है। किसानों का मुद्दा भी सदन में उठा है। खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि किसानों को पिछला मुआवजा ही अभी तक नहीं दिया गया है। इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आंकड़ों के साथ इस आरोप का जवाब दिया है। तो बजट सत्र में खास क्या रहा है, ये आपको ग्राफिक के जरिए भी बता देते हैं। हिमाचल की तरफ से जो ऑर्डिनेंस पास किया गया उसको लेकर के एक प्रस्ताव हिमाचल के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज हरियाणा में पास किया गया विधानसभा के अंदर। मकोका की तर्ज पे हरकोका कानून बनाया गया है। ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, कदम है। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 इसको पारित कर दिया गया। बढ़ते संगठित अपराध को रोकने के लिए ये जो कानून है वो मदद करेगा, ये बात कही गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में संकल्प पत्र को भी पेश किया है। इसमें हिमाचल की तरफ से पास किए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये संकल्प पत्र लाया गया। हिमाचल की तरफ से जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है ये संकल्प पत्र उसके खिलाफ था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार हमेशा किसानों के हित की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेवारी सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथा समय मुआवजा दिया जाता है। सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शॉर्ट सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, शीतलहर, पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प, हस्तधारण नुकसान, आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान के लिए भी राज्य आपदा प्रदान कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है। बाढ़, जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी भरी ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाली फसलों के नुकसान के लिए राज्य सरकार की ओर से मुआवजों के मापदंड सरकार के मापदंडों की तुलना में अधिक है। 33% या अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान 5 एकड़ की सीमा के अधीन भारत सरकार 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जो कि 6,883 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार 75% अगर फसल को नुकसान होता है तो 15,000 रुपए, 75 और 50 के बीच में अगर नुकसान होता है तो 12,000 रुपए, और 25 और 50 के बीच में परसेंट में नुकसान होता है तो 9,000 रुपए का मुआवजा प्रदान करती है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश अगर नुकसान 25 से 33% के बीच में भी किसी फसल में होता है तो प्रदेश सरकार से उसका मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों के अंदर, लगभग पिछले 2 वर्षों के अंदर, मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में जितना भी नुकसान हुआ है अलग उसका भी मुआवजा है, और पिछले 8 सालों के अंदर लगभग 2902 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया। तो मुआवजे को लेकर के सदन में सियासत तो खूब हुई है, लेकिन फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और उनको जल्द से जल्द राहत का इंतजार है। हजारों एकड़ में गेहूं और सरसों की फसल बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खराब हो गई है। तो कैथल, जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल, गन्नौर, यमुनानगर, सोनीपत, ये कई जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फसल बारिश ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई है। और अब इन किसानों को सरकार से मुआवजे की गुहार है और अब इसी को लेकर के विधानसभा के अंदर भी मुआवजे को लेकर के आपने देखा है कि जमकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। काम हो जाए, जैसे बच्चे एक अपना बच्चा चलेगा हाथ से, ऐसा काम हो जाए। जब कर्जा लिएगा गवर्नमेंट से, खाद बीज डालते हैं और फिर ये परमात्मा
पकने के बाद इसको खत्म नष्ट कर देता है तो बचना तो क्या है इंसान के पास, किसान तो मर गया है। नुकसान जी सरसों में नुकसान है, गेहूं में नुकसान है, जो 70-80% नुकसान हो रहा है जी। फसल जब पक्का तैयार हुई सरसों की कट रही थी कि काट रखी थी कि मैं भाई खड़ी भी थी, साथरिया में पड़ी थी, मैं पानी भरा जी मौसम में सारी बर्बाद हो रही, जो सरसों में हुआ तो खत्म हो रही, गेहूँ जो सारा पड़ के गेहूँ ऊपर पानी फिर रहे हो। 14-15 किला एकड़ जमीन है जी, जो है सारी बर्बाद हो रही है जी। पानी भरा है, पुल नीचे गेहूँ उतरे हैं, ऊपर जो है पानी है कि वहाँ का, और सरसों की जो है खेत में पड़ी है सारी, उनकी जो है ओले भी आए हैं 2 दिन तक, कल भी परसों भी, उधर 70-80 पैसे नुकसान है कम से कम। भाई मुआवजा देना चाहिए, बढ़िया डाले हैं जमींदार तो यह हिसाब है कि नुकसान तो गया हो बाहर है, और मुआवजा चाहिए और बढ़िया मुआवजा दो, प्रशासन तो यही उम्मीद से। जो खंड गरौंडा में 20 तारीख को 32 mm के आसपास बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो गेहूं की फसल खड़ी थी उसमें लॉजिंग हो गई है। उस लॉजिंग की वजह से गेहूं में कम से कम 25% नुकसान है अभी तक जो बरसात हुई है। सरसों की फसल ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो चुकी है, कटाई हो चुकी है उसकी, अभी थोड़ी बहुत बची है, 1-2% जो बची हुई है। बाकी जो कटी हुई फसल है वो खेत में पड़ी थी, उसके ऊपर बरसात लगी तो उसके जो दाने थे वो झड़ गए, तो उस पर नुकसान ज्यादा है, कम से कम 50% नुकसान होगा सरसों में, कटी हुई सरसों में। किसान को भारी नुकसान आंधी और वर्षा और रोड़ों से 8-10 गांव में हुआ है। इसलिए हम आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मैडम तहसीलदार के माध्यम से दिया है, ताकि लोगों को उसके फसल का मुआवजा मिल सके। आज ये ज्ञापन सौंपकर हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे इलाके में और बहुत भारी नुकसान हो गया बारिश से, और गेहूं चौपट हो गया, हर किसान बड़ा परेशान है, और कुछ गाँव में ओलावृष्टि भी हुई है, और जमींदार का 100% नुकसान हो गया, ना ही तो जमींदार खेत में जाने लायक रहा, ना लावणी करवाए लायक रहा। ज़्यादा नुकसान हो गया फसल का, और कटाई 10-15 दिन में लग जाती, लेकिन गेहूँ ज़्यादा खराब हो गया। हाँ, उसमें ज़्यादा जितना दाना पड़ रहा था वो सब डूब गया पानी में, लगातार कंटिन्यू बरसता रहा, ज़्यादा बारिश भी और हवा भी, उसके कारण तो बहुत नुकसान हो गया। अच्छा नुकसान हो गया, पकड़ने वाली थी फसल 10-15 दिन में आ जाते गेहूँ, सारा घना नुकसान हो गया, 1 हिस्सा बेचे हैं, 2 हिस्से नुकसान हो। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए ये भी बता देते हैं आखिर किस ब्लॉक में बारिश से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए आफत का सबब बनी है। अब प्रति एकड़ समझ लीजिए, करनाल के अंदर 35,840 एकड़, घरौंडा में 30,060 एकड़, असंध में 51,700 एकड़, नीलोखेड़ी में 15,755 एकड़ और निसिंग में 50,000 एकड़। यहाँ इतने एकड़ में लगी हुई जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। इंद्री में 19,000 एकड़, झज्जर में 16,000, कैथल में 12,000 और यमुनानगर में 9,300 एकड़ में लगी हुई गेहूं की और सरसों की जो फसलें हैं वो खराब हुई। तो आज की बड़ी बहस का सवाल है, पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सवाल पहला यह है कि किसानों को राहत के नाम पर ये जो सियासत है वो आखिर क्यों हो रही है, क्योंकि मुआवजा मिले, किसानों का भला हो, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो सियासत है उसके मायने क्या, ये समझेंगे। दूसरा सवाल ये है, मुआवजे पर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे उससे भला किसका होने वाला है। ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि पिछला मुआवजा नहीं मिला, सरकार डाटा रख रही कि वो इस बार भी जो मुआवजा है वो दे रही है। अब सवाल यह है कि इससे भला होगा किससे। तीसरा सवाल बजट सत्र में खास क्या रहा है। 2 सेशन में इस बार का बजट सत्र आपने देखा है कि चला है, लेकिन इस बजट सत्र से हासिल क्या हुआ है आज ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बजट सत्र का समापन हो गया है, लेकिन इस बजट सत्र से प्रदेश की जनता को क्या मिला है ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत है। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा दूसरे सेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा मुद्दा जोर शोर से उठा वो किसानों का ही था और उनके मुआवजे का या जो फसलें खराब हुई हैं उसको लेकर के था। आज जिस तरह से कार्रवाई चली या जो आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, खासतौर से किरण चौधरी जो बात कह रही थी कि पिछला मुआवजा भी आपने अभी तक नहीं दिया, अब किसानों के सामने स्थिति यह है कि उनकी फसलें खराब हो चुकी हैं, आप कैसे करेंगे, कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, भी आप सुन भी रही थी, किसानों ने इन बातों को रखा भी है, कैसे इसको देखा जाए। वंदना जी। क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सभी को भी। और सबसे बड़ी बात, आपने एक शुरुआत में बात कही कि राहत के नाम पे सियासत क्यों हो रही है, ये सच्चाई है। पीछे किस प्रकार से फसल बिछी हुई थी, उनको नुकसान हुआ था। मतलब प्राकृतिक आपदा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो नुकसान है उससे कैसे बचा जाए, उस पे हमारा पूर्ण रूप से कंट्रोल है और सरकार वहां पर कहीं पर भी पीछे नहीं हटती। हमने देखा कि किरण चौधरी जी ने आज प्रश्न उठाए, उन्होंने कहा कि पिछले समय के भी जो है जो मुआवजा है वो नहीं मिला, जिसका माकूल जवाब जो है पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी दिया और बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी इसका जवाब दिया। इवन उन्होंने ईयर वाइज तो बताया ही, साथ में पिछले 2 सालों की जो राबी और खरीफ फसल का जो मुआवजा है वो भी बताया। और जब उन्होंने कहा कि भिवानी में किसी को नहीं मिला, तब भी उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 करोड़ 40 लाख का उन्होंने उसी समय बताया कि भिवानी में इतना मुआवजा मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ा क्लियरली बताया कि 2022 में 151.42 करोड़ का मुआवजा मिला, रबी का खरीफ करोड़ का जो कीट से नष्ट हुई थी 614.63 करोड़ का मिला। उससे पहले 21 में फसल खराब नहीं हुई थी, 20 में जो खरीफ की फसल खराब हुई थी उसमें 269.77 और उससे पहले की भी फसल का 115.26 करोड़ का जो है टोटल उन्होंने अमाउंट बताया था, जो कि मिला है। और सबसे बड़ी बात, 2 साल का जो वो बता रहे हैं तकरीबन 1100 करोड़, वो पूरे 10 साल जो इनकी सरकार थी, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उससे भी तकरीबन का 876 करोड़ था जो इन्होंने 10 साल में मुआवजा दिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि राहत के नाम पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कहीं हम शोर मचाएंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही बारिश हुई, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कहा करते हैं कि अगर बारिश होगी या फसल खराब होगी, ओले पड़ेंगे, तो किसान के खेत पे नहीं पड़ेंगे, वो सरकार के खजाने में पड़ेंगे। और उसको हमने रिसर्च करके दिखाया और इमीडिएटली हमने स्पेशल गिरदावरी के लिए भी आदेश जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने दे दिया, साथ के साथ 72 घंटे के अंदर उसको अपलोड करने के लिए कहा गया। उसमें भी प्रश्न उठाया जाता है कि 72 घंटे बहुत कम है, तो 72 घंटे में जो उस दिन कहा था या उससे पहले था उसकी बात थी, लेकिन उसके बाद जो उसको अपलोड किया जाता है ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन जितना जल्दी अपलोड कर देंगे उतनी जल्दी मुआवजा मिल जाएगा। सरकार की इतनी सी नियत है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है बहुत अच्छे से जवाब किरण चौधरी जी को भी मिला है, बाकी जो कांग्रेस नेता है उनको भी डाटा सहित उत्तर मिला है। ये अपना समय भूल गए कि अपने समय में इन्होंने कितना मुआवजा दिया था, आज ये जरूर ठीक है। ये सवाल ठीक है, ये सवाल उठा था, हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा। मनीष जी, जो बात आप लोग कह रहे थे या विधानसभा में भी जो बात कही, सरकार तो कह रही है और डाटा भी रख रही है कि हमने इतना मुआवजा दिया और इस बार भी हम गिरदावरी करवा रहे हैं। मनीष जी, देखिए, सरकार के पास डाटा के अलावा कुछ नहीं है, सरकार हमेशा डाटा ही पेश करती है, लेकिन क्या उस डाटा में सरकार, जो मेरी बहन कह रही है कि 72 घंटे में गिरदावरी ऑनलाइन कर दी गई, कितने % गिरदावरी ऑनलाइन कर दी गई और कितने % किसानों को मुआवजा दे दिया गया, चाहे मेरी बहन बता दे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे। और जो किरण चौधरी जी ने विधानसभा में कहा, विधानसभा में अगर कोई आदमी, कोई विधायक, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा इस बात को कह रहा है, उठा रहा है कि अभी तक पिछला मुआवजा नहीं मिला, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना। वो किसान उस विधायक से मिले होंगे जिनको मुआवजा नहीं मिला, या हमने अपने घर से बनाई। और जहां तक बार बार ये बात आ रही है कि हम इसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो किसानों की आवाज उठाना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धर्म है, उनका नैतिक दायित्व है। और हरियाणा के किसान के ऊपर जिस तरीके से मार पड़ी है, अगर विधानसभा में हुड्डा साहब इस बात को उठा रहे हैं और किसान की मुआवजे की बात उठा रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ऑनलाइन गिरदावरी करा दी, बड़ी अच्छी बात है अगर 72 घंटे का आपने टाइम लिया, लेकिन कितने % किसानों को मुआवजा दे दिया गया, बड़े दुख की बात है। और बड़े, हम तो कहते हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जो किसान धरती माँ का सीना चीर के धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात में जो अपनी फसल को तैयार करता है, ये जो मुआवजा होता है वो एक ऊंट के मुंह में जीरा होता है। उस मुआवजे से किसान अपना बस ये है कि काम चला लेता है, लेकिन उसको वास्तव का जो उसको दुख है उसकी भरपाई ना सरकार कर सकती है ना हम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान को, सरकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मुआवजे की जो रकम है, मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करनी चाहिए। और जो बात बार बार उठ रही है कि पिछला मुआवजा नहीं मिला, इसमें भी एक सच्चाई है कि पिछला मुआवजा अभी तक बहुत सारे किसानों को नहीं मिला। और जो 72 घंटे की बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। 72 घंटे में इतनी जो गिरदावरी की बात करी है कि ऑनलाइन चढ़ा दी, तो कितने % ऑनलाइन चढ़ा दी
वो भारतीय जनता पार्टी अपने रिकॉर्ड के हिसाब से बता देगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि आप राजनीति ना करें, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी सरकार है। चाहे किसानों पे लठ बरसाने की बात हो, चाहे सरपंचों का सर फोड़ने की बात हो, चाहे किसान को जवान से गोली मरवाने की बात हो, तो किसान की आवाज अगर कांग्रेस पार्टी अगर विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं उठाएंगे तो किसानों की आवाज हरियाणा में कौन उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो देश में और प्रदेश में ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ कुछ व्यवसायिक घरानों की सरकार है। तो किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए हुड्डा साहब को जहां भी खड़ा होना पड़े, हरियाणा के किसी भी कोने से वो विधानसभा में चंडीगढ़ तक उस बात को रखने का उनको अधिकार है। जनता ने वो सौभाग्य उनको प्राप्त कराया और विपक्ष में होने के नाते हम हर उस मुद्दे को उठाएंगे जो मुद्दा हरियाणा की जनता के हित के लिए हो, हरियाणा के किसान के हित के लिए हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मनीष जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात है कही कि अगर किरण चौधरी जी इस बात को विधानसभा के अंदर कह रही हैं तो जाहिर बात है कि वो अपने मन से तो नहीं कह रहे होंगे, कुछ किसान गए होंगे और अगर उनकी समस्या है तो सरकार को वो देखना चाहिए। गुलिया जी, जवाब दीजिए। स्पष्ट कर दूं, मेरे भाई ने ऊँट के मुंह में जीरा, हुड्डा साहब किसान हितैषी, मौजूदा सरकार किसान विरोधी बातें करी। इनके कहने से और मेरे कहने से प्रदेश नहीं चलेगा, प्रदेश चलेगा। इन्होंने कहा कि क्या रिकॉर्ड है, मैं इनको बता देता हूं कि अभी जो पिछले इस सप्ताह के दौरान जो नुकसान जो कहर बरपा आसमान से, उसके अंदर भी 2720 गांव के 34,064 किसानों के 1,57,557 एकड़ भूमि 11 जिलों में जो इससे जिस किसानों का नुकसान हुआ है उसकी ऑनलाइन गिरदावरी करा दी गई है सरकार की तरफ से। तो ये तो 50% हुई। अरे मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, क्या कभी इतिहास में 3 दिन में हुई थी? वही तो आप इस बात को अरे हुई थी क्या? अरे आपके बीच में मैं बोल रहा था, आप हाँ नाम जवाब दो, इतिहास में हुई थी कभी 3 दिन में? इतिहास में कभी हुई थी? नहीं हुई। तो फिर 72 घंटे का जिक्र क्यों कर रहे हो कि 72 घंटे में गिरदावरी कर दी? नहीं, अब अगली बात और बता दूं, किसान, ये किसान का हक है, कोई सरकार उसको भीख नहीं दे रही। जैसे किसान अपना अकाउंट अपडेट करेगा सीधे उसके खाते में पैसे ट्रांसफर। अरे किसान कोई किसी से कोई भीख थोड़ी मांग रहा है, ये किसान का अधिकार है भाई, किसान को मिलना ही चाहिए। हम कृषि प्रधान प्रदेश से आते हैं और हमारे अंदर हरियाणा प्रदेश की प्रगति, उन्नति और नवीन हरियाणा को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हरियाणा प्रदेश के किसानों का है। हाँ, मैं एक चीज और आपके टीवी चैनल पर कह देता हूँ कि कितना भी मुआवजा मिले, जब किसान का इस प्रकार से ओलावृष्टि या बारिश, बेमौसम बारिश होती है, सरकार अपनी तरफ से कितना भी मुआवजा दे दे, लेकिन जो उसकी पूर्ण रूप से भरपाई है वो नहीं हो पाती। इसको बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है। देखिए, अब इन्होंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी, एक कोई फिगर आपके पास एक बता दो अपने राज्य में कि इन्होंने 10 साल में ये बांटा था, उस साल में ये बांटा था। मैं बता दूंगा इन्होंने क्या बांटा था, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपके टीवी चैनल पे। ये देखिए, एक विधवा को कांग्रेस राज के अंदर सहायता दी गई, सोना विधवा धर्मवीर, और 2013 में चेक बना 6 रुपए का, बहुत बड़ी सहायता दी मेरे भाई ने। फिर एक किसान को इन्होंने सहायता दी, उसकी फसल खराब हो गई थी, तो कांग्रेस के किसान हितैषी, बहुत बड़े किसान हितैषी सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह बेरी, तहसीलदार बेरी के साइन से चेक बना हुआ है 2022 मार्च 2013 का, सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह, इसको 2 रुपया चेक दिया। अरे ये होती है बेशर्मी कि आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, आप किसान का मजाक नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप कुछ बोलते रहे। आपने कहा ऊँट के मुंह में जीरा, आप कहाँ चले गए, किसान हितैषी और राहुल गांधी किसान का बच्चा। मैं तो कुछ नहीं बोला, आपको रोका नहीं, मैं तो आपको रोक रहा हूँ ना। राहुल गांधी तो बोला नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ जो 2.5 फुट की लौकी उगाते हैं, जो 2.5 फुट का आलू उगाते हैं, जो 2.5 फुट का आलू संसद के अंदर उगाते हैं, वो किसान हितैषी होंगे क्या मेरे भाई? मैंने फैक्ट के साथ फिगर ये एक एकड़ का बताया, आपने कहा 50%, मैं तो कह रहा हूँ 50% भी करी 2 दिन के अंदर है, तो क्या कभी इतिहास में हुई थी? अब भी और बेहतर करने की गुंजाइश है, सरकार प्रयासरत है, होना भी चाहिए। नवीन हरियाणा का निर्माण होगा तब किसान को सुविधाएं और बढ़ करके मिलेंगी, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। हाँ देखिए, उसका हमें खेद है, दुख है कि किसान के साथ
जब फसल उसके घर आने वाली थी, मंडी में जाने वाली थी, और किसान के लिए एक खुशी का पल होता है, उसके बीच में ये प्राकृतिक आपदा जो आई है, ये किसान का नुकसान है, इसकी भरपाई तो नहीं, मतलब पूर्ण रूप से इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की तरफ से अपना प्रयास है कि जल्द से जल्द किसान का मुआवजा, अब वो सरकार के भरोसे नहीं है, किसान अपनी अकाउंट को अपडेट करे, खाते में सीधे उसके पैसे आएंगे। ये पहले ये बड़ी बात आपने कही है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, क्या वाकई में किसानों को मुआवजा मिल रहा है, या किसानों को लेकर क्या जो बातें हुई सदन के अंदर, कैसे इसको आप देखते हैं? हाँ देखिए, किसानों के ऊपर जो मार प्रकृति ने डाली है ये अभी 20 तारीख को, ये बहुत ही दुखदाई है। और जब फसल घर आने वाली थी और किसान की मेहनत और किसान का खर्च पूरा होने वाला था, वो बर्बाद हो गया। तो हमारी ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी करके और जल्दी से जल्दी पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए, ताकि उसको राहत की सांस मिले। लेकिन इसके साथ साथ आयुष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि गिरदावरी भी 50% की, चलो 72 घंटे में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 1 वीक में हो जाएगी, कोई बात नहीं, 15 दिन में हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो 2020 के, 2021 के, 2022 के भी मुआवजे आज तक पेंडिंग पड़े हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और इसके लिए आप देख सकते हो, चाहे बालसमंद की बात हो, चाहे भिवानी की बात हो, चाहे खेड़ी जालम की बात हो, वहां पर कितने लंबे लंबे आंदोलन चले हैं मुआवजा प्राप्त करने के लिए, वो मुआवजा आज तक भी नहीं दिया गया है। केवल गिरदावरी करने से और घोषणा करने से किसान की संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि उसके खाते में पेमेंट जाएगी, तभी उसको संतुष्टि मिलेगी। और एक किसान आज कम से कम 50 का 60 हजार का ठेके पर खेत लेकर के बो रहा है और उसकी फसल पूर्णतः बर्बाद हो जाती है, तो 15,000 जैसे अभी आपने सुनाया आज डिप्टी सीएम को 15,000 75 प्लस को देते हैं नुकसान को, तो उससे भी कुछ नहीं बनने वाला। हमारी तो ये मांग है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कि इस मुआवजा राशि को और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा है और हरियाणा एग्रीकल्चर प्रधान प्रदेश है हमारा। यदि हमारा किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो प्रदेश को भारी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से जहां पुराने मुआवजे की भरपाई करनी चाहिए, नया मुआवजा भी तुरंत देना चाहिए। और जहां ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं आयुष जी, मैं आपके चैनल पर ये पूछना चाहता हूं, अभय सिंह जी चौटाला ने एक प्रश्न पूछा विधानसभा में और उनका प्रश्न किसानों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने प्रश्न बोला भी नहीं था, पूरा भी नहीं किया था, बीच में इंटरप्शन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से शुरू हो जाता है। और जब उसके इंटरप्शन के दौरान ही अभय सिंह अपना प्रश्न पूरा करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ ये तो सही है, ये तो आप पूछ सकते हो। यानी कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा जब अभय सिंह जी उठाते हैं तो सरकार घबरा जाती है। उन्होंने मात्र ये पूछा था कि हरियाणा प्रदेश में कर्ज के तले दब करके कितने किसानों ने सुसाइड किया और कितने मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या ऐसे किसानों के ऋण माफ करने की सरकार ने कोई योजना बनाई? और दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या आगे किसानों के कर्ज माफ करने की योजना बनाई है? इसके ऊपर इतना हल्ला जहां विधानसभा अध्यक्ष ने बनाया, तो कृषि सहकारिता मंत्री ने खड़ा होकर के जवाब दिया और उन्होंने केवल मात्र जो सहकारिता बैंक है उनका डिटेल देते हुए ये कह दिया कि मैं सभी विभागों से इकट्ठे नहीं करूंगा। ये हमारे संविधान में है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जहां मुख्यमंत्री जी ने भी, विधानसभा अध्यक्ष ने भी, सहकारिता मंत्री जी ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया कि ये इस विभाग का प्रश्न नहीं है। ये आपने भी सुना, हमसे तो ज्यादा आपने सुना और समझा है, लेकिन मैंने भी सुना समझा है। तो इस तरह से जब किसानों के मुद्दों को लेकर के विधानसभा में सरकार बचती है, उनका जवाब नहीं देती और ऊपर से कहते हैं कि हम इसका जवाब 15 दिन में लिखित आपके पास भेज देंगे। जब वो क्वेश्चन डाल दिया तो सरकार जवाब देने से क्यों बचती है? क्यों नहीं सरकार उसका जवाब तैयार करके लाई? क्या सहकारिता मंत्री ये कह करके बच सकते हैं कि मैं तो केवल सहकारिता का ही जवाब दूंगा, बाकी डिपार्टमेंटों से नहीं दूंगा? और ये आंकड़े मैं कैसे इकट्ठे करूं? इनको ये ही नहीं जानकारी है कि आंकड़े कैसे इकट्ठे होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में लीडिंग बैंक होता है जिसके पास सारे आंकड़े होते हैं, कितना किस बैंक ने कितना किसानों को कर्ज दिया हुआ है, इसके बदले वो बचते हैं और कहते हैं 15 दिन बाद जवाब देंगे। अगर ये किसान हितैषी सरकार है तो इनको किसानों के प्रश्नों का जवाब
तुरंत देना चाहिए था। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है आयुष जी, बिल्कुल दावे ठीक के है, साथ वंदना मैं पोपली कहता जी, हूं कि वंदना किसान पोपली जी जवाब विरोधी दीजिए। सरकार और है अगर किसान हर या मौके विपक्ष पर बार कहीं बार ना ये कहीं कह रहा है कि किसान को किसानों नीचे को आपने दिखाने का प्रयास 2020 करते से हैं। की जो उनके मुआवजे हैं वो नहीं दिए हैं, तो उसके पीछे कुछ तो आधार वो भी रख रहे हैं, या किसान कह रहे हैं कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं आप मुआवजा दे रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि मुआवजा आपने दिया नहीं। पोपले जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एक बात का जवाब देती हूँ। ये कहते हैं कि हमारे नेता अगर विधानसभा में पूछ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल जेन्युइन पूछ रहे हैं, लेकिन आपके नेता अगर आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे हैं तो आंकड़े गलत हैं। अभी मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात को सुन रही थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो सही है। हालांकि किरण चौधरी जी प्रश्न पूछ रही थी, ये भूपेंद्र हुड्डा जी पर ले गए, भूपेंद्र हुड्डा जी किसान हितैषी बताने लगे, वो बात अलग है। लेकिन इतना समझना चाहिए कि अगर किरण चौधरी जी विधानसभा के पटल पर खड़े होकर बोल रही हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ डेटाज भी साथ में लेकर आने चाहिए थे, कुछ नाम के साथ लेकर आने चाहिए थे। ऐसे कौन से किसान जो वो बता रही हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है, जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोर्टल पर कितने किसानों ने, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कितने किसानों ने जो पिछले 6 महीने में अपना डेटा चढ़ा दिया है। यहाँ पर विधानसभा के पटल पे डिप्टी सीएम ने बताया 2720 गांव के 34,064 किसानों ने 1,57,500 करोड़ का क्षतिपूर्ति में अपडेट किया था, जो उनको पैसा मिल चुका है। यहाँ पर पूरे डेटा जो है मेरी सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम जो है, हम कह रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डेटा नहीं देंगे, क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि ये तो सरकार डेटा की है, लेकिन आपसे नहीं देते। आप बता दीजिए ना ऐसे कौन से किसान हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी मेरी सरकार ये कहती है कि अगर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति रह गया है या कुछ लोग रह गए हैं तो हम उनको भी देने का काम करेंगे। हम तो उसको डिनाई नहीं कर रहे ना, लेकिन उसके पीछे राजनीति की मंशा कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ आती है। अभी ये कह रहे थे ऊंट के मुंह में जीरा, आपको मालूम है आपका प्रति एकड़ कितना मुआवजा था जब आप गए? 5,000। और 2013 में हुड्डा जी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने जो मुआवजा है 10,000 कर दिया। हमारी सरकार आई 14 में, हमने जाकर टटोले कहीं ना कहीं कि कहाँ पर 10,000 कर दिया, तो कहीं पर कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, तो हमने उसको इमीडिएटली 10 की बजाय 12,000 करने का काम किया प्रति एकड़, और अब वो 15,000 रुपए प्रति एकड़ है। और आने वाले समय में भी इसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे अभी रेडियो जी बात कर रहे थे चौटाला जी की, उन्होंने कहा कि मैंने जब प्रश्न पूछा तो चौटाला जी ने जब प्रश्न पूछा तो ज्ञानचंद गुप्ता जी मना करने लगे। मैंने पूरा इवेंट बड़े ध्यान से सुना। सबसे पहले अभय सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा और उसके बाद जब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा कि इसका सप्लीमेंट्री आप पूछ सकते हैं, मुझे लगता है सदन की एक मर्यादा होती है, उसको मानना चाहिए। जब आप एक प्रश्न के साथ सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, लेकिन आपने अभय सिंह चौटाला ने दूसरा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो उस पर उन्होंने ऐतराज जताया और उसके बदले में क्या कहा, आपको क्या तकलीफ हो रही है, तू तड़ाक करके बात करी। और ऐसी बात कही जो मैं महिला होने के नाते, क्या आप पुरुष हैं यहाँ पर तो भी आप चैनल पर नहीं बोल पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे नेता से तकलीफ हो जाती, कभी तो जूता दिखाते, कभी अपशब्द बोलते हैं। भाई एक तरीका है, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। ऐसे तो आयुष जी 5 सेकंड में जवाब दिया, लाइन लगा देंगे तो उसके इसका एक तरीका, अगर आपको अगला प्रश्न पूछा तो उसको लगाना पड़ेगा सदन के अंदर, तो उसके हिसाब से उसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको टाइम मिल गया तो औरों को टाइम नहीं मिले, औरों का टाइम कहाँ से देंगे, औरों का टाइम कटेगा इसमें तो। लेकिन ये बोलना कि आपको तकलीफ हो रही है, कि मेरे से तकलीफ है आपको और तू करके बात करना, तो मुझे लगता है कि इनके जो नेता हैं अब ये कह रहे कि मेरे नेता को बोला गया कि 15 दिन में जवाब भेज देंगे। तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं लगा हुआ विधानसभा में तो उसके आंकड़े जुटाने में तो समय लगेगा ही, और उसको 15 दिन में भेजने का काम पहले भी किया था। एक बार इनके नेता ने आरोप लगा दिया था कि मैंने 11 प्रश्न लगाए और उसमें से एक भी मेरा प्रश्न नहीं लगा, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने वहीं पर जवाब दिया कि आप चेक करिए, हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं लगाए हैं, उसको ठीक करवा के भेजिए, हम आपके लगा देंगे। और आपको रिटर्न में भी आंसर मैंने इसका भेज दिया। तो ये सदन में कुछ करते हैं, यहाँ पर आकर कुछ बोलते हैं। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, मैं मानती हूँ जो किसान के जो खेत हैं उसमें फसल बिछी हुई है, उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। जोखिम आप ये कह रहे हैं कि आप मुआवजा देंगे और जो अगर पिछले भी बाकी हैं तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं देने के लिए। मनीष जी, ठीक है मनीष जी, आऊंगा, मैं आऊंगा रेडू साहब, मैं आऊंगा। मुझे पता है कि आपको इसका जवाब देना है इस बात का, लेकिन उससे पहले मनीष जी ये सवाल उठा, और ये सवाल हम लोगों ने देखा कि सदन के अंदर भी डिप्टी सीएम ने भी कहा कि आप लोग मुआवजे की बात करते हैं, 2 रुपए 4 रुपए के चेक आप लोगों ने दिए, ये सवाल उठ जाता है बार बार। मनीष जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जेजेपी और बीजेपी की प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल करे हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ।
₹2 और ₹4 का चेक ये भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब ₹5 का चेक बना था तो इनके एक मंत्री कह रहे थे कि मेरा नाचने का मन करता है, शायद ये भूल गए। ये मेरे भाई कह रहे थे किसान हितैषी की बात कर रहे थे, तो मैं किसान हितैषी की बात करता हूँ। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहली कलम से, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे पहली कलम से 1600 करोड़ के बिजली के बिल किसानों के माफ किए। और जब देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया था। हुड्डा साहब ने जब कोई सहकारिता बैंक से कर्ज लेता था किसान और उसको नहीं चुका पाता था तो उसको पुलिस वाले घर से पकड़कर अरेस्ट कर लिया करते थे। वो जो काला कानून था वो हुड्डा साहब ने बंद करने का काम करा। ये वो किसान हितैषी की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने 750 किसान एक साल सड़क पर बिठाकर सर्दी गर्मी बरसात में जिन माओ के लाल लील हो गए, जिन 750 घरों के चिराग बुझ गए, ये किसान हितैषी हैं। ये वो किसान हितैषी हैं जिन्होंने आज तक सरकार में एक नया पैसा किसान का माफ नहीं करा। ये किसान हितैषी हैं। ये वो किसान हितैषी हैं जो 2022 में किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। ये वो किसान हितैषी हैं जिन्होंने जवान को किसान से आमने सामने मरवाने का काम करा। ये वो किसान हितैषी हैं जिन्होंने अभी चंडीगढ़ में महिला सरपंचों का सर फोड़ने का काम करा। ये वो किसान हितैषी हैं जिन्होंने डीटीपी खाद का कट्टा थानों में लाइन लगवा के बंटवाने का काम करा। ये वो किसान हितैषी हैं जिन्होंने प्रदेश में, जो मेरी बहन बात कर रही थी कि पहले 10,000 का मुआवजा था, आज 12,000 15,000 कर दिया। तो पहले 400 रुपए, बहन मैं बोल रहा हूँ पुतली जी, 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। हरियाणा में हुड्डा साहब ने किसानों के लिए डीजल में सब्सिडी छोड़ी थी, इन्होंने वो सब्सिडी खत्म करने का काम करा। ये वो किसान हितैषी सरकार है। जीएसटी के अंदर इन्होंने कृषि में उपकरण जो काम आते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे और जो कृषि के जो उपकरण है, उसमें जीएसटी लगाने का काम करा। ये वो किसान हितैषी सरकार है। जो डीजल में और जो सब्सिडी जो किसान को बिजली में मिलती थी वो खत्म करने का काम करा। ये वो किसान हितैषी सरकार है। तो खाली बातें करने से हुड्डा साहब ने अपनी कलम से, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे किसान का ऋण हो, चाहे और सुविधाएं हो, वो देने का काम करा। इसलिए हुड्डा साहब किसान हितैषी और किसान मुख्यमंत्री बनकर काम करा हरियाणा में। अगर आपने कुछ काम किया है तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देश और प्रदेश में पूंजीपतियों गुलिया जी, खटाना जी ने तो इतनी सारी बातें बता दी भाई, आप लोग कितने किसान हितैषी। ठीक है गुलिया जी, लगा दे वो किसान हितैषी। ठीक है गुलिया जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो किसान हरियाणा प्रदेश के शहीद हो गए, लील हो गए, हुड्डा साहब तो उस कमेटी के चेयरमैन थे मेरे भाई। उन तीनों कानूनों की सिफारिश तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी थी। इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस बात का विरोध करते हैं, एनपीएस का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हुई थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एनपीएस को लागू किया था। कोई इस बात को इनकार कर सकता हो तो मुझे बता दे कांग्रेस का प्रवक्ता। और 3 कानूनों की बात करते हैं, उसको लागू करने का श्रेय, सिफारिश करने का श्रेय और उस कमेटी के चेयरमैन होने का श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। इनकार कर सकते हैं क्या मेरे कांग्रेस के साथी? देखिए, मैं इंडिया न्यूज के बड़े मंच पे एक चीज कह देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो 15,000 भी दिया जा रहा है, देखिए जो किसान के ऊपर दुखों का पाट टूटा है, वो 15,000 भी बस अब भरपाई मात्र मानी है उसकी, उसको किसान को लाभ की स्थिति में नहीं ला सकता, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन सरकार की मंशा इसको और बढ़ाया जाए। जो ये 5,000 वाले थे, कहते थे 10 कर दिया, करा तो नहीं, 5 ही था, उसको 10 किया, फिर 12 लेकर के आए, अब उसको 15 करने का काम सरकार ने किया, इसको और भी बढ़ाने का काम करेंगे। और ये कह रहे हैं इन्होंने माफ कर दिया था, बिजली के बिल की कह रहे हैं मेरे भाई की इन्होंने बिजली का बिल माफ करा था, इतना का, वो 30,000 करोड़ कंपनी घाटे में थे, वो सरकार को लेने पड़े थे, आपकी सरकार को जाते हैं। वो 30,000 करोड़ रुपए जो थे बिजली कंपनियों के, आपने तो बिजली कंपनियों मरवाने का काम कराया था भाई। अगर सरकार उनको बेल आउट ना देती, हरियाणा प्रदेश की सरकार उस समय की, तो वो कंपनियां कंगाली के कागार पर, बैंकरप्सी के कागार पर खड़ी थी, हरियाणा प्रदेश की बिजली और खड़ी जाती।
और क्या आप ये क्या बार बार हाथ उठा करके कहते हैं प्लांट हमने लगाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, झाड़ली के जितने प्लांट पड़े इनके MOU पढ़ लो, उनके अंदर लिखा है 700 मेगावाट बिजली बनाएंगे तो हरियाणा प्रदेश को बिजली बनेगी। 550 पौने 600 से ऊपर एक प्लांट चलता हो तो मुझे बता दो। तो MOU आपने साइन करके ऐसा बना रखा है कि 700 मेगावाट 9 साल में एक भी अपग्रेड नहीं करा। नहीं, मैं आपके MOU बता रहा हूँ जो आप करके गए थे, जो हम इतने 2014 में समझदार, 2023 इतने कोई अपग्रेड नहीं करा। आप जब बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। पुलिया साहब कोई अपग्रेड कोई नया प्लांट बना दिया। अदालत के भी कुछ उसूल होते हैं, अगर आपको विरोध करना अपनी बारी का इंतजार करें। हैं, ये तो उस पार्टी के जिसका नेता, सर्वोच्च नेता ये कहता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं सांसद हूँ। हैं, ये उस पार्टी के नेता हैं जिसका नेता, जिसको एक किसान पुत्र और किसान हितैषी बता रहे हैं कि इससे बड़ा किसान तो हरियाणा प्रदेश में आज तक पैदा नहीं हुआ, जो मैकडोनल्ड वो बर्गर मैकडोनाल्ड को 2 फुट का आलू 2.5 फुट का आलू हरियाणा प्रदेश के अंदर उगा के दे रहा था। ये उस पार्टी, उस किसान के फॉलोवर है। ये उस किसान के फॉलोवर हैं जो हेलमेट होता है ना, हेलमेट से भी बड़ा आलू हरियाणा प्रदेश के अंदर उगा करके मैकडोनाल्ड को देने वाला था उस पार्टी के। आप क्या किसान की बात करेंगे? मैं कह रहा हूँ आपके राहुल गांधी को खेत में ले जाके खड़ा कर दो तो उसको ये पता नहीं होगा कि ये फसल कौन सी है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या सोचो किसान के बारे में? क्या आपको इस बात की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? मैं खुद कह रहा हूँ कि किसान का नुकसान हुआ है, उसकी सिर्फ भरपाई की जा सकती है, आप उसको लाभ की स्थिति में नहीं ला सकते। लेकिन सरकार ने कहा किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। नहीं, इससे तो नुकसान होगा। फिर आपके राज्य, दूसरे राज्य ने क्या कहा कि नहीं ये तो स्कीम बहुत अच्छी है। अरे किसी स्कीम को शुरू होने दो, किसान को लाभ मिलने दो। आप बीच में जाके वो झंडा लेकर के विरोध करेंगे। विरोध किस बात का विरोध करें? मतलब ये तो नहीं पता, पर विरोध करेंगे। आप विरोध करना है हिमाचल में जाके करो विरोध, जो हरियाणा को पानी देने से मना कर रहा है। जाओ, लेके जाओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनाने तो वहां चले गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए कि नहीं गए सरकार बनाने हिमाचल प्रदेश के अंदर? आज ले जाओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विरोध करने कि भाई हिमाचल की प्रदेश की सरकार जो सरकार बनाने में हुड्डा साहब के लिए आप पीठ थपथपा रहे थे, वो सरकार आज हरियाणा प्रदेश को पानी देने से मना कर रही है। उसका करो कुछ जा करके। जब तो नहीं गए आप। देखिए, मैं एक चीज इंडिया न्यूज के मंच से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन मैं ये कह दूं कि ये प्रयास से सब कुछ बदल गया। स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। किसान की स्थिति आज भी बहुत बेहतर नहीं है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान के और सरकार के बीच में अगर कोई बाधा थी, रुकावट थी, तो उसको दूर किया जा रहा है। जैसे किसान के खाते में सीधे पैसे गए। भाई इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? ये स्पष्ट सी बात है। आप ठीक है, लेकिन विवाद असल ये है गुलिया जी, क्योंकि जो पिछला मुआवजा उसको लेकर के जो सवाल है, भाई वो मुआवजा अगर कह रहे हैं कि नहीं मिला या किसान खुद कह रहा है कि उसको नहीं मिला, तो उसको कैसे दूर करेंगे आप लोग? कुछ तो बात होगी इसके अंदर। नहीं, बिल्कुल इसके अंदर कोई कहीं अगर कोई कमी रह गई तो आप जानकारी दें ना, ऐसे कह देना विधानसभा में। अब मैं आपको बताऊं, 2022 में ओलावृष्टि से 151 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए। 2021 में भारी बारिश हुई थी, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, तो 614 करोड़ 63 लाख रुपए दिए गए थे। और 2020 में खरीफ की फसल के लिए सिर्फ 269 करोड़ 77 लाख और रबी की फसल के लिए 114 करोड़ और 44 लाख रुपए दिए गए। फिर भी मैं मानता हूं कि हो सकता है कि भाई किसी का कुछ रह गया हो, कोई डॉक्यूमेंट उसका अपलोड ना हुआ हो, उसका अकाउंट लिंक ना हो, तो वो अपने इस चीज के लिए, अब मैं हुड्डा साहब कहते हैं ना कि हमने इतना मुआवजा दिया, उसका ही हुड्डा साहब के पूरे कार्यकाल के दौरान का बहुत सारा मुआवजा जो किसान तक पहुंचा ही नहीं, वो पैसा लैप्स हो गया था। और ये अपने आंकड़ों में बताते हैं कि हमने इतना मुआवजा जारी किया था, वो ट्रेजरी में जमा था। आप लोगों की कितनी लापरवाही थी। आज कम से कम आप एक चीज तो देखें, आज किसान के खाते में सीधा जा रहा। मैं मानता हूं कम ज्यादा हो सकता है, उसको और ज्यादा मिलना चाहिए था, वो हो सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रयास सरकार ईमानदारी से कर रही है। विजेंद्र रेड्डी बिल्कुल कर रही है, और बेहतर की गुंजाइश है। नहीं, बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है गुड़िया जी, वो तो हमेशा रहेगी। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी। हाँ, देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि मुआवजा राशि बढ़ाने का काम करेगी सरकार, और बढ़ाना चाहिए, जो कि आज के समय में जरूरी है। दूसरी बात, हमारी बहन वंदना जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। मैं उनसे
से निवेदन करना चाहूंगा, उस वीडियो को वो एक बार दोबारा ध्यान से फिर देखें। मेरा ये निवेदन है, जब वो दोबारा ध्यान से देखेंगे तो और बारीकियां उनके सामने आएंगी। जब अभय सिंह जी खड़ा होकर के बोलना शुरू करते हैं और उनका प्रश्न पूरा भी नहीं होता, आधा होता, वो कहते हैं सहकारिता मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा प्रदेश में जो कर्ज के कारण किसान यहाँ तक बोलते हैं, और उसी टाइम जो विधानसभा के अध्यक्ष गुप्ता जी बिल्कुल बौखला जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अभय सिंह जी कहते हैं तो पर्सनली तो पूछ रहा हूँ, फिर वो और ज्यादा बौखला जाते हैं और बीची बीच अभय सिंह जी अपना प्रश्न पूरा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक था, ये तो आप पूछ सकते हैं, फिर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सही हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की धारणा ये है कि फला व्यक्ति को हमने बोलने नहीं देना है, वो शुरुआत करते ही उसके खिलाफ जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं, तो आखिर वो भी तो एक विधानसभा का सदस्य है, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना वो दूसरे सदस्यों को है। अगली बात क्या करते हैं, जो भी अभय सिंह जी क्वेश्चन पूछते हैं उसके सारी जवाब स्वयं अध्यक्ष जी देते हैं, जबकि अध्यक्ष जी तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो कोई सरकार के अध्यक्ष नहीं होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। एक सदस्य ने प्रश्न पूछा, संबंधित मंत्री या उसका जो संबंधित विधायक है, जो डिपार्टमेंटल जो उसका इंचार्ज है, वो उसका जवाब देगा। सारे के सारे जवाब स्वयं विधानसभा अध्यक्ष जी देते हैं। उन्होंने कहा भी आप क्यों जवाब दे रहे हो, मैं जवाब तो मंत्री जी से मांग रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हो, तो बताओ उसने क्या गलती की। अगर आप किसी को चोटी भरोगे तो गुस्सा तो आता ही है ना, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसे बौखला जाते हैं कि वो अभय सिंह को नहीं बोलने देना चाहते। लेकिन अभय सिंह के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और हर पद पर वो रह चुके हैं। तो ठीक है, लेकिन रेणु साहब अगर पुराने नेता हैं तो उनसे ये उम्मीद भी तो की जा सकती है ना, और उनसे ये उम्मीद करना बहुत लाजमी है कि भाई कम से कम उनको ये तो पता होगा ना कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है विधानसभा में। बिल्कुल पता है हमको, बिल्कुल पता है, लेकिन इनको भी ये पता है कि किस सदस्य के क्या अधिकार है, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आज इस सरकार ने हमने गिरदावरी करवा दी। देखिए, सरकारों का काम होता है रोजगार देना, लेकिन ये सरकार रोज काम दे रही है, गार को छोड़ करके काम लगा दिया। रोज काम ऐसे दे दिया कि आदमी हर रोज काम लगा रहे, उसको रोजगार ना मिले। आज पोर्टल में ये कमी आ गई, आज उसमें ये कमी आ गई, अब ये अपलोड करना है, अब वो अपलोड करना है। किसी भी फील्ड में किसी ज्यादा जाऊंगा तो विस्तार लंबा हो जाएगा, तो उलझा दिया आदमी को, दिन रात वो दफ्तरों को CSC सेंटर के चक्कर काटने पर ही लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात आयुष जी इन लोगों की क्या है कि ये 9 साल से हरियाणा प्रदेश में सत्ता पर काबिज है, और 9 साल का एक बड़ा लंबा टाइम होता है, कार्य करने का पूरा समय मिल चुका है, इनको अपनी कुशलता दिखाने का पूरा समय मिल चुका है। पुरानी सरकारों ने कमियां की, तभी तो प्रदेश की जनता ने उनको बदला, उनको लगा कि ये कमियां बदल दिया, इस आशा विश्वास और भरोसे के साथ कि ये लोग अच्छा करेंगे। ये अपना अच्छा बताने के बजाय पुरानी सरकारों को कोसते रहते। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने 5 रुपए के चेक दिए, उन्होंने 10 रुपए के चेक दिए। अरे भाई उन्होंने नहीं, ये महत्वपूर्ण है वंदना जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वंदना जी। पिछली सरकारों को अगर आप लोग ये कहते रहेंगे कि इन्होंने ऐसा किया, तो भाई आप तो अब सत्ता के अंदर है ना, जनता ने आपको इसीलिए चुना है, शायद इन्होंने बेहतर नहीं किया था। वंदना जी बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कई बार आईना दिखाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से कल का एक इवेंट है विधानसभा का, हम सभी को ध्यान होगा कि किस प्रकार से पोस्टर के लिए पूछा गया, पोस्टर की सब जगह पोस्टर लगे हुए। अनिल विज जी ने कहा कि चलो तुम्हारी सरकार की टाइम की तो बात छोड़ दो, अभी आपकी तथाकथित जो भारत जोड़ो यात्रा आई थी उसमें भी आपने पूरा सब जगह पोस्टर भर दिए थे, तब आपको रूल्स रेगुलेशन ध्यान नहीं थे क्या। और हालांकि ये बात अलग है कि बहुत सारी जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को माना जाता है। ये कहते हैं कि हम तो जो मर्जी पोस्टर लगा ले, लेकिन बाकी और नहीं लगा पाए, और जबकि सबको मालूम है कि पोस्टर लगाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो एक कंपैरिजन करके दिखाना भी बहुत जरूरी होता है, जनता को पता चले कि आज ये बड़े बड़े भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन अपने समय में इन्होंने क्या किया था, कि आज आरोप क्यों लगाते हैं। इनको कोई जनता में इंटरेस्ट नहीं है, आरोप लगाने का कारण एक ही है कि किसी तरह से सत्ता मिल जाए। आप हुड्डा साहब का भाषण सुन लीजिए, पीछे अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कोई ऐसा वायदा नहीं छोड़ा जो उन्होंने उसको नहीं पकड़ा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब तो चाहे उकड़ू बिठा लो, जैसे मर्जी बिठा लो, पर कैसे भी करके सत्ता में गया। और सत्ता में आते ही क्या करेगी किसान हितैषी सरकार,
ये करेगी, जीजा जी को जमीन दे देगी। अभी कह रहे थे ना किसान हितैषी सरकार, याद है आपको दादरी कादम गांव जहाँ पे आधा दर्जन किसानों को गोली मारी थी, उनकी डेथ हो गई थी और कितने सारे किसान जो है घायल हो गए थे। ये है आपकी किसान हितैषी सरकार। और दो रुपए के जो चेक आते थे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 500 रुपए से कम का चेक नहीं होना चाहिए, करोड़ों रुपए मुआवजे में चले जाते हैं, तो ये कंपैरिजन करके भी बताना जरूरी है कि जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, ठीक है, तो उनकी असली सूरत लेकिन क्या असल ये स्थिति है कि कम से कम जो किसान जिनको नहीं मिला है मुआवजा, उस पर भी सरकार का जो ध्यान है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विधानसभा में आपने देखा कि बजट सत्र के दूसरे जो सेशन की कार्रवाई है वो अब समाप्त हुई और उसके बाद जो सवाल उठाए गए उसमें किसान सबके केंद्र बिंदु में थे, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार कैसे करेगी, ये सवाल बड़ा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।